आप सामने जो मॉडल पेपर देख पा रहे हैं, इस मॉडल पेपर के गणित के मॉडल सेट 1, मॉडल सेट 2 और मॉडल सेट 3 के 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का सॉल्यूशन हम अपने चैनल पे करवा चुके हैं। और इस वीडियो में आप देखेंगे मॉडल सेट 4 के 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का सॉल्यूशन। तो वीडियो में लास्ट तक अवश्य बने रहिएगा और हर एक प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। तो चलिए चलते हैं मॉडल सेट 4 की तरफ। पहला प्रश्न क्या कहता है ये देखते हैं। तो आप सामने देख पा रहे हैं कि ये हमारा मॉडल सेट 4 है। पहला प्रश्न में क्या कहता है आइए देखते हैं। कहता है AP 4, 10, 16, 22, 28 का सार्वंतर होगा। तो सार्वंतर क्या होता है, यदि हम दो पदों के बीच के अंतर को क्या करते हैं, ज्ञात कर लेते हैं, है ना। दूसरे पद में से पहले पद को घटा के जो वैल्यू आएगा वही हमारा क्या होता है यहाँ सार्वंतर। यानी कि 10 में से 4 जाएगा 6, 16 में से 10 जाएगा 6। ठीक है, तो इस हिसाब से जो है ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न में कहता है किसी असंभव घटना की प्रायिकता होती है, जो घटना आपका घटेगा ही नहीं उसका प्रायिकता क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब 2 का ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। तीसरा प्रश्न देखते हैं। कहता है 2 समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात 4:9 है, उसके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। तो हम आपको बताए थे कि जब कोई 2 समरूप त्रिभुज है, एक प्रमेय है जिसमें कहता है कि यदि कोई 2 त्रिभुज क्या है, समरूप है, तो उनके क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। यानी किसी एक भुजा का यदि अनुपात दिया गया है, कोई एक संगत भुजा का अनुपात आपका दिया गया है, तो उसके क्षेत्रफल का जब आप अनुपात निकालिएगा तो इनकी संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होगा। तो इनकी भुजाओं का अनुपात क्या दे रखा है, 4:9 दे रखा है। तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात जो है इसका वर्ग हो जाएगा, यानी 4 चौके 16 बटे 9 81, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है 3 का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चौथा नंबर प्रश्न देखते हैं। कहता है यदि 1, 4, x, 5, 12 का माध्य जो है 7 है तब x बराबर होगा। तो माध्य बराबर क्या होता है, दिए गए प्रेक्षणों का योग, है ना, बटे कुल प्रेक्षणों की संख्या। मतलब कुल प्रेक्षणों का योग बटे कुल प्रेक्षणों की संख्या। तो आइए सभी प्रेक्षण को हम पहले जोड़ लेते हैं। पहला प्रेक्षण है 1, है ना, यानी 1 जोड़ 4 करेंगे तो 5 आ जाएगा। x तो इसमें जुटेगा नहीं, तो 5 5 10 और 10 और 12 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। अब प्लस में फिर क्या है, x रह जाएगा, क्योंकि x जो है क्या है, एक चर पद है ना, और 7 है ना। तो बटे में टोटल संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5, बटा में 5 रह जाएगा। तो कुल प्रेक्षणों का योग बटे कुल प्रेक्षणों की संख्या बराबर माध्य होगा। अब यहाँ से 22 प्लस x बराबर क्या हो जाएगा, 7 5 35, यानी x बराबर 35 और घटाओ 22। इसको जब आप घटाते हैं तो कितना आ जाएगा, 13 घटाने के बाद, यानी ऑप्शन नंबर डी में है आपका सही आंसर। तो 4 का जो है ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न में कहता है बिंदु 2, 4 एवं 0, 0 को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, x नियामकों को जोड़कर उसमें 2 से भाग देते हैं तो मध्य बिंदु का x नियामक जुड़ता है, जो दिया गया है 2 बिंदु, है ना, और उसमें 2 बिंदु जो 2 बिंदु दिए गए हैं उसके हम बाई नियामकों को जोड़ करके 2 से भाग देंगे तो इसका मध्य बिंदु का बाई नियामक निकलेगा। तो 2 + 0 बटे 2 करेंगे, 2 + 0 बटे 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 बटे 2, यानी कि 1 के बराबर। तो x नियामक इसमें 1 आ जाएगा। उसके बाद फिर 4 + 0 बटे 2 करेंगे तो 2 आ जाएगा। मतलब मध्य बिंदु का नियामक क्या आने वाला है, 1,2, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में है। तो 5 का ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। छठा प्रश्न देखते हैं। ax² - bx + c के मूलों का योग बराबर है। तो मूलों का योग बराबर क्या होता है, -b और बटे में a होता है, जो कि आपका दिया गया है यहाँ b, जो कि माइनस में है ना, जो x का गुणांक होता है। यानी मूलों का योग का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, -x का गुणांक, है ना, और बटे में x² का गुणांक। आप सीधा इस चीज़ को याद रखें या इस चीज़ को याद रखें, ठीक है, दोनों में से किसी को भी याद रखें। तो आपका यहाँ जो है x का गुणांक क्या दे रखा है, -b दे रखा है, आगे माइनस लगा हुआ तो -b या माइनस, है ना, तो क्या हो जाएगा +b। तो +b अब बटे में x² का गुणांक, x² गुणांक क्या है, a, यानी कि b बटे a जो है आपका इसमें मूलों का योग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी में है, यानी कि 6 का जो है ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। सातवां प्रश्न में कहता है 1/√3 बराबर है। तो 1/√3 जो है किसका वैल्यू है, tan 30 का वैल्यू है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है 7 का आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 8वें प्रश्न को देखते हैं। 8वें प्रश्न में कहता है, दिख रहा होगा आप लोगों को, त्रिभुज ABC में AB एवं AC के मध्य बिंदु D एवं E इस प्रकार है कि DE समानांतर BC है तथा BC बराबर 8 सेंटीमीटर, तब DE का मान होगा। आइए हम पहले एक त्रिभुज ABC बना लेते हैं, है ना। इसमें कह रहा AB और AC का मध्य बिंदु, तो AB और AC का मध्य बिंदु हमने मिला दिया और ये इस प्रकार से है
डी और ई है ना। इस प्रकार से है कि ये जो डी भुजा बन रहा है ना, वो बी सी के क्या है, समानांतर है। और यहाँ जो है बी सी का वैल्यू 8 दे रखा है, बी सी का वैल्यू क्या दे रखा है, 8 दे रखा है। और हमें डी का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। तो डी ये है आपका। तो आप ये जानते हैं कि त्रिभुज ए बी सी जो है, इसमें डी जो है बी सी के समानांतर है। तो जब दो समानांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा क्या कर रही हो, काट रही हो, तो एक ओर के अंतःकोण एवं दूसरे ओर के अंतःकोणों का जोड़ा संगत कोण कहलाता है। और ये दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक उसी तरह से ये दोनों बराबर हो जाएंगे, ये कोण घनिष्ठ है। मतलब त्रिभुज ए डी ई और ए बी सी जो है क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। समझ रहे हैं इस चीज़ को। तो इस कंडीशन पे ए डी भुजा का अनुपात, ए डी भुजा का अनुपात यदि ए बी भुजा के साथ लिखें, है ना, समरूप त्रिभुज की भुजाएं क्या होती है, अनुपातिक होती है। तो ये एक हमारा ए डी ई है ना, एक त्रिभुज क्या है, ए डी ई है ना, और दूसरा त्रिभुज ए बी सी है। तो ये दोनों त्रिभुज जो है, त्रिभुज ए डी ई और ए बी सी जो है क्या होगा, समरूप होगा, है ना, क्योंकि ये समानांतर भुजाएं हैं आपस में। डी और बी सी समानांतर है, इस कंडीशन पे ए डी ई और ए बी सी क्या होगा, समरूप होगा, है ना। तो इस हिसाब से हम ए डी और ए बी का अनुपात जो है बराबर में लिख सकते हैं डी बटे बी सी का अनुपात, क्योंकि समरूप त्रिभुज की भुजाएं क्या होती है, अनुपातिक होती है। और यहाँ जो हमें दिया गया है कि ए बी एवं ए सी के मध्य बिंदु, ए बी और ए सी का मध्य बिंदु डी और ई है। तो यानी कि ई डी और डी बी का जो वैल्यू है, ए डी और डी बी का वैल्यू जो है वो बराबर होगा, है ना, चाहे जो भी रहे। एक्स है तो ये भी एक्स रहेगा, ठीक है। अब यदि हम इस चीज़ को एक्स लेके चलें, है ना, ए डी को एक्स लेके चलें, तो डी बी भी हमारा एक्स होगा। तो इस कंडीशन पे ए डी का वैल्यू एक्स रह जाएगा यहाँ से, है ना, और ए बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्स प्लस एक्स, यानी कि 2x के बराबर है, ठीक है। अब यहाँ से d बटे बी सी में हमारा बी सी का वैल्यू दे रखा है और d हमें ज्ञात करना है। बी सी कितना दे रखा है बच्चों, 8 दे रखा है। 8 लिखिए, x कैंसिल हो जाएगा, 2 से कट जाएगा, 2 चौके 8, यानी कि d का वैल्यू क्या आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर सी में है। तो आपका 8 का जो है सी ऑप्शन नंबर सही आंसर हो जाएगा। 9वें प्रश्न देखते हैं। यदि ई कोई घटना हो तो P ऑफ ई प्लस P ऑफ ई डैश यहाँ दिया गया है, ठीक है। तो आप ये जानते होंगे कि P ऑफ ई डैश, है ना, और P ऑफ ई नहीं, या P ऑफ ई पे ऊपर इस तरह से, जब इस तरह के शब्द लिखे जाए तो इसका मतलब क्या होता है कि ये घटना घटने की प्रायिकता है और यह जो है घटना नहीं घटने की प्रायिकता है ना। ये क्या सूचित करता है, घटना के घटने की प्रायिकता। P ऑफ ई जो है सूचित करता है घटना के घटने की प्रायिकता, और P ई डैश, P ऑफ ई डैश जो है इस किसको सूचित करता है, घटना के नहीं घटने की प्रायिकता। तो इन दोनों कंडीशन में जब जो घटना घटने की प्रायिकता है, जो घटना नहीं घटने की प्रायिकता है, जब हम दोनों को जोड़ते हैं तो उसका वैल्यू किसके बराबर आता है, 1 के बराबर आता है, ठीक है। तो इस हिसाब से क्वेश्चन नंबर 9 का जो है ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। 10वें प्रश्न को देखते हैं। यहाँ कह रहा है जब एपी के प्रथम पद 2 तथा सार्वंतर 3 हो तो एपी के 3 पद होंगे। तो प्रथम पद 2 दे रखा है, तो आप ऑप्शन के अनुसार इसको बना सकते हैं, हल करने का जरूरत नहीं है। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि सभी का प्रथम पद क्या है, 2 है। अब आपको ये देख लेना है कि सार्वंतर 3 किस में है। तो 2 अब प्लस 3 5 आ जाएगा, तो ये तो आपका पहला ऑप्शन कट हो गया, ठीक है। दूसरा 2 अब प्लस 3 5, 5 प्लस 3 8, मतलब 3 सार्वंतर इसमें है ना। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आप इसको भी चेक कर सकते हैं, 2 ये नहीं होगा, है ना, 2 3 5 और 4 9 ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी 10 का सही आंसर हो जाएगा। चलिए 11 नंबर प्रश्न देखते हैं। क्या है, साइन पाई बाई 4 और माइनस कॉस पाई बाई 4। तो साइन पाई बाई 4 यानी पाई का वैल्यू जो है 180 डिग्री के बराबर होता है। ये बटे में 4 करेंगे तो ये 45 डिग्री आ जाएगा, यानी कि साइन 45 डिग्री और माइनस कॉस 45 डिग्री, ठीक है। तो साइन 45 का वैल्यू क्या होता है बच्चों, 1/√2, है ना, और माइनस में कॉस 45 का वैल्यू क्या होता है, 1/√2। दोनों कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू किसके बराबर, 0 के बराबर, यानी कि 11 का ऑप्शन नंबर बी जो है आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 12 नंबर प्रश्न देखते हैं। कोण थीटा वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होगा। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। तो थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर आपका ऑप्शन नंबर डी में है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 13 नंबर प्रश्न देखते हैं। AP 2 5 8 11 का 9वां पद होगा। हमें क्या निकालना है, 9वां पद, यानी कि a प्लस 8d निकालना है। तो प्रथम पद हमारा यहाँ पे 2 है, तो 2 प्लस 8d सार्वंतर क्या है, 3 3 के क्रम में चल रहा है, 2 3 5 3 8 3 11, है ना, तो गुणे 3, यानी 2 प्लस 8 3 24, यानी कि 24 और 2 26, यानी ऑप्शन नंबर सी में है। तो 13 का ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न देखते हैं। यदि द्विघात समीकरण cx² माइनस bx प्लस a बराबर 0 के मूल अल्फा बीटा हों तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है।
तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को यदि हम इसको तोड़ करके लिखें तो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का ये भी एक सूत्र होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 ए बी, है ना। ये भी होता है ए माइनस मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और प्लस में 2 अल्फ़ा बीटा, ये भी होता है, ठीक है। इसका सूत्र जो है ये भी होता है, लेकिन आपको इस सूत्र का इस्तेमाल नहीं करना है क्योंकि आपको शून्यांकों के अंतर का कोई फार्मूला नहीं पता है, ठीक है। आपको शून्यांकों का योग का फार्मूला पता है, शून्यांकों के गुणनफल का फार्मूला पता है, इसलिए ये वाला हम लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा यदि शून्यांकों का योग हम निकालें तो क्या निकल के आ जाएगा, होता है माइनस बी बटे ए। तो माइनस बी यानी कि एक्स का गुणांक, तो ये माइनस बी है ही, आगे माइनस लगा हुआ तो ये प्लस बी हो जाएगा। और एक्स स्क्वायर का गुणांक नीचे जो है ए, वो क्या होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, सिर्फ इसमें मान जो है उलट पुलट करके लिख दिया है। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है यहाँ पे सी है, तो बी बटे सी हो जाएगा, यानी अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या आ गया बी बटे सी। तो इसका क्या कर देंगे स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा जो होता है यानी कि शून्यांकों का गुणनफल जो होता है वो क्या होता है अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी कि सी बटे ए होता है, ना कि आप ये वाला सी ले लें। तो अचर पद इसमें ए है ना, तो ए अब बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक सी है यानी कि सी, ए बटे सी। तो यहाँ ए बटे सी जो है इसमें माइनस हो जाएगा और आगे 2 गुना है तो 2 गुना कर देना आपको, ठीक है। तो बी बटे सी का होल स्क्वायर कीजिएगा तो बी स्क्वायर बटे सी स्क्वायर बराबर 2a, सॉरी माइनस यहाँ पे माइनस 2a बटे सी, ठीक है। अब यहाँ से एलसीएम ले लीजिए सी स्क्वायर और सी का, तो सी स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस सी से सी में डिवाइड करेंगे, सी स्क्वायर में तो सी आएगा तो सी गुने 2a तो 2ac। तो ये वैल्यू निकल के आ रहा है बी स्क्वायर माइनस 2ac बटे सी स्क्वायर, ठीक है। तो ये ऑप्शन जो है आपका ऑप्शन नंबर बी में है, 14 का बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 2ac बटे सी स्क्वायर। समझ रहे इस चीज़ को। चलिए 15 नंबर प्रश्न देखते हैं। यदि थीटा बराबर पाई बाई 3 हो तो साइन थीटा का मान होगा। 2 थीटा दे रखा है, ठीक है, क्या दे रखा है 2 थीटा बराबर क्या दे रखा है पाई बाई 3, यानी कि पाई का वैल्यू 180 डिग्री के बराबर है, बटे में 3 यानी कि 160, 2 थीटा सॉरी 60 है ना, छुतिया 18 60, 2 थीटा बराबर क्या है 60 है, यानी थीटा बराबर क्या आ जाएगा 30, थीटा बराबर क्या आ जाएगा 30 डिग्री। तो यहाँ क्या पूछा जा रहा है साइन थीटा का वैल्यू पूछा जा रहा है, तो साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है 1/2, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। चलिए 16 नंबर प्रश्न देखते हैं। कार्तीय तल में किसी बिंदु 4, -5 की कोटि होगी, मतलब यह जो है इसमें कोटि पूछ रहा है। तो आपको पता है कि कोटि जो है किसी भी बिंदु का नियामक एक्स नियामक पहले लिखा जाता है फिर बाय नियामक लिखा जाता है, जिसमें बाय नियामक को क्या कहा जाता है कोटि कहा जाता है और एक्स नियामक को भुज कहा जाता है। तो इसमें पीछे वाला बाय नियामक होगा तो इसमें कोटि क्या हो जाएगा -5, यानी 16 का जो है ऑप्शन नंबर सी इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 17 नंबर प्रश्न देखते हैं। कहता है अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 के मूल है ना। तो 1 बटे अल्फा प्लस 1 बटे बीटा का वैल्यू निकालना है, 1 बटे अल्फा प्लस में 1 बटे बीटा का वैल्यू में निकालना है। एलसीएम ले लेंगे तो अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा बीटा प्लस अल्फा, यानी कि शून्यांकों का योग बटे शून्यांकों का गुणनफल हमें कर देना है यहाँ पे, ठीक है। तो शून्यांकों का योगफल क्या होता है -b बटे a, तो -b यानी कि x का गुणांक क्या है कुछ नहीं तो 1, यानी कि -1 हो जाएगा क्योंकि आगे माइनस यहाँ प्लस है, और a यानी कि एक्स स्क्वायर का गुणांक जो कि 1 है। तो -b बटे यानी अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया -1 आ गया। समझ रहे इस चीज़ को। और यहाँ पे क्या है शून्यांकों का ये योगफल निकल गया, शून्यांकों का गुणनफल हमें निकालना, तो शून्यांकों गुणनफल क्या होता है c बटे a। तो c बटे a, c यहाँ क्या है -2 है, तो -2 अब बटे में a है, तो a क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक जो कि 1 है, तो -2 हो जाएगा ये, है ना। अब अल्फा प्लस बीटा हमें क्या आ चुका है -1 आ चुका है, तो -1 भरें, है ना। और अल्फा इंटू बीटा क्या आ चुका है -2 आ चुका है, तो यहाँ -2 भरेंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। इसका वैल्यू क्या आ गया 1/2 के बराबर, जो कि आपका किसी भी ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। यदि यहाँ पे आपका प्लस रहता तो आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ सही आंसर हो जाता, है ना। लेकिन यदि यहाँ माइनस नहीं है तो आपका ऑप्शन नंबर हिसाब से यहाँ सही है ना, लेकिन इसमें आंसर नहीं है, तो ध्यान रखिएगा। तो आपका इसमें आंसर जो है क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। तो इस तरह से यदि आपको किसी क्वेश्चन में डाउट रहे तो आप उस क्वेश्चन को स्किप कर सकते हैं बोर्ड में, क्योंकि इसके अलावा भी आपको बहुत सारे प्रश्न हल करने हैं। आप इसको हल करते हैं और गलत आंसर दे देते हैं तो आपका नंबर कट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 18 नंबर प्रश्न देखते हैं। यहाँ कर रहा है यल समानांतर यम, तो यक्स के मान होंगे, है ना। यक्स का मान हमें यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो यल समानांतर यम, तो यहाँ पे आपको 2 रेखा दिया जा रहा है
ये दो रेखाएं दी गई है, यही हमें समानांतर दिख रहा है और इसमें यल और यम नहीं लिखा, तो चलिए हम यल और यम लिख देते हैं। मतलब ये दोनों क्या है, आपका समानांतर है। तो यहाँ से x का वैल्यू हमें ज्ञात करना है। तो जब दो समानांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटे तो एक ओर का बहिष्कोण है ना एवं उसी ओर के अंतः कोणों का जो जोड़ा होता है क्या कहलाता है, संगत कोण कहलाता है। और ये आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी 3x और प्लस 20 डिग्री का जो वैल्यू है वो 2x और प्लस 10 डिग्री के बराबर होगा, है ना। अब इसको इधर लेके आ जाते हैं तो 3x माइनस 2x बराबर क्या हो जाएगा, इधर 10 डिग्री बचेगा, उधर आ जाएगा 20 डिग्री, है ना। अब यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा, 10 डिग्री, समझ रहे हैं, जो कि माइनस में आ रहा है। तो यहाँ x का वैल्यू माइनस 10 डिग्री आ रहा है, यहाँ ऑप्शन में भी आपका नहीं है। चलिए इसको चेक करके देखते हैं क्या ये सही है। तो x का वैल्यू यदि माइनस 10 भरते हैं तो 10 तिहाई क्या हो जाता है, माइनस 30 डिग्री या प्लस 20 डिग्री, जो कि आ जाएगा माइनस 10 डिग्री के बराबर। यदि इसको हल करके निकालते हैं इस कोण का वैल्यू तो ये आ गया माइनस 10 डिग्री, जो कि इम्पॉसिबल है ना। किसी भी कोण का मान माइनस में हो ये संभव नहीं है ना। ये 0 डिग्री होगा, 0 से अधिक होगा। तो आपका ये जो क्वेश्चन है 18 नंबर, ये क्या है, गलत है। तो इस तरह के प्रश्नों में दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना है, जल्दी जल्दी में कैलकुलेशन में कुछ भी अटपटा सा लिख दिया है, ठीक है। 18 नंबर प्रश्न जो है आपका क्या है, गलत है, ध्यान रखिएगा। 19 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यदि द्विघात समीकरण cx² माइनस bx प्लस a के विवेचक शून्य है तो समान मूल बीटा का मान होगा। यहाँ पे जो समीकरण दिया गया है वो है cx² माइनस bx प्लस a बराबर क्या है, 0, ठीक है, प्लस a बराबर 0। तो हमें यहाँ क्या कह रहा है कि तुम समान मूल बीटा का मान होगा। बीटा का मान हमें पूछना है। यहाँ जो पूछ रहा है क्या कर रहा है कि इसके विवेचक शून्य है। तो आपको ये पता है कि जब विवेचक शून्य होते हैं यानी d का वैल्यू क्या होता है, 0 के बराबर होता है, तो मूल समान ही होते हैं, है ना। और चूंकि ये द्विघात समीकरण है तो इसमें दो मूल लिख लेंगे। तो आइए इसमें पहले क्या करते हैं, हम d का वैल्यू निकालते हैं। तो b² माइनस 4ac होगा, है ना। तो यहाँ पे b क्या है, माइनस में है, तो माइनस b का स्क्वायर करेंगे तो b² हो जाएगा प्लस में, और माइनस 4ac, a के स्थान पे c है और a c, और c के स्थान पे क्या है, a है, तो ये हो जाएगा। यानी कि b² और माइनस 4ac, ठीक है। तो इसका विवेचक शून्य, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। यानी कि ये b² माइनस 4ac हम निकाले तो 0 आ गया था। हमको इसका क्या करना है, मूल निकालना है। तो मूल निकाला जाता है तो द्विघात सूत्र क्या होता है, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac, यानी कि यहाँ पे d रहता है, बटे में 2a रहता है, तो माइनस b यहाँ पे रहेगा, है ना। ये तो 0 आ चुका है तो 0 का रूट करेंगे तो 0 ही रह जाएगा, प्लस माइनस 0 बटे 2a। तो यहाँ से जो शून्यक निकल के आया माइनस b बटे में 2a निकल के आया, ठीक है। तो ये जो शून्यक है आपका, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि द्विघात समीकरण जब इसके विवेचक क्या होंगे, शून्य होंगे, तो हल करने के बाद जो वैल्यू आया हमारा क्या गया, माइनस b बटे 2a, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में है। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, 19 का बी। चलिए 20 नंबर पर से देखते हैं। a² p² x² माइनस q² के मूल होंगे। तो a² p² x² माइनस q² के मूल पूछ रहे हैं, तो इसका वैल्यू हम 0 के बराबर कर देंगे। तो a² p² x² बराबर क्या हो जाएगा, q² हो जाएगा। ये माइनस में उधर जाके प्लस में, तो x² बराबर निकालेंगे तो q² बटे a² और p² और x बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट में q² बटे a² और p², ठीक है, बाहर आ जाएगा। तो a ये कि a है ना, a बटे ap, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में है ना। q यहाँ पे है, a नहीं है, ये क्या है, q² है, तो यहाँ q² होगा, ठीक है। तो q² से बाहर निकला तो q बटे ap, तो ये रूट से बाहर निकला था, प्लस माइनस दोनों में निकलेगा, तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका 20 का इसमें सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 21 नंबर प्रश्न देखते हैं। यदि अर्धवृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है, कोई अर्धवृत्त है, ये तो वृत्त हम बना दिए, ये अर्धवृत्त है जिसका व्यास कितना दे रखा है, 14 सेंटीमीटर दे रखा है, तो आपका त्रिज्या जो है इसमें 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना। तो अर्धवृत्त की परिधि पूछ रहे थे। अर्धवृत्त का परिधि क्या होता है, पाई r और प्लस 2r, है ना, यानी पाई प्लस 2 और इंटू में r होता है, ठीक है। वृत्त का परिधि का ही सूत्र होता है। तो आइए अब इसको हल करते हैं। पाई का वैल्यू 22/7, ठीक है, और प्लस में 2 और इंटू में r कितना है, और त्रिज्या जो है 7 है, तो यहाँ 7 भर देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ से हो जाएगा 22 और प्लस 7 दूनी 14 बटे में 7 गुना 7, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो 4 2 6 या 2 1 3, यानी 36 आपका इसमें आंसर आ जाएगा, 36 सेंटीमीटर। लेकिन शायद आपका 21 नंबर में आंसर गलत दे रखा है, आप ध्यान से बनाइएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 22 नंबर प्रश्न देखते हैं।
किसी असममित बंटन का माध्य और माध्यक क्रमशः 26.8 और 27.9 है तो बहुलक होगा। तो बहुलक बराबर सूत्र क्या होता है, हम आपको बताए थे कि बहुलक बराबर होता है 3 गुने माध्यक, 3 गुने माध्यक का घटाव 2 गुने माध्य होता है। ठीक है, तो माध्य और माध्यक क्रमशः में इतना दे रखा है, तो माध्यक इसमें 27 दशमलव कितना है 9 है, तो 2 गुने 27.9 हो जाएगा। इसमें 2 गुने माध्य यहाँ पे है 26.8, तो 2 गुने 26.8 क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, आइए इसको गुना करते हैं। 9 दूनी 18, 7 9 दूनी 18 काट बाकी 7 दूनी 14, 1 15, 2 दूनी 4, 1 5, यानी 55.8 जो है आपका इसमें क्या आ गया, इसका गुणनफल आ गया। ठीक है, सॉरी यहाँ पे 3 गुने माध्यक है, हम 2 गुने माध्य कर दिए है ना। 3 गुने माध्यक घटाओ 2 गुने माध्य, तो इसको जब गुना करेंगे तो 9 तिहाई 27 आ जाएगा, 9 तिहाई 27 और 27 तिहाई 81, 81 या 2 83, मतलब 83 दशमलव क्या आ जाएगा 7 आपका 3 गुने माध्यक और 2 गुने माध्य किए तो 8 दूनी 16 के 6 बाकी 1, 26 दूना 52 और 52 1 53 है ना। तो 53.6 जो है आपका क्या आ जाएगा माध्य का गुणनफल। मतलब इसमें अब इसको घटा देंगे तो बहुलक निकल जाएगा। तो 7 में से 6 जाएगा तो कितना आ जाएगा 1, 3 में से 3 गया 0 और 8 में से 5 जाएगा तो 3, मतलब 30.1 जो है आपका क्या आ जाएगा बहुलक, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए इसमें सही आंसर हो जाएगा। चलिए 23 नंबर प्रश्न देखते हैं। बिंदुओं P तथा Q को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु होगा। तो मध्य बिंदु का नियम क्या होता है, x नियमकों को जोड़ के 2 से भाग दे देना है, तो -2 + -6/2, मतलब ये दोनों जोड़ देंगे तो -8/2 आ जाएगा, यानी कि x नियामक -4 आ जाएगा। ठीक है, और ये y नियामक जोड़िए तो 8 और प्लस माइनस में 4, तो ये आ जाएगा 4 और बटे में 2, तो 1 ही 2 आ जाएगा। तो -4 और 2 ऑप्शन नंबर बी में है, तो 23 का जो है ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। 24 नंबर पर से देखते हैं। 2 वृत्तों की परिधियाँ 2:3 के अनुपात में है, उनकी त्रिज्याओं का अनुपात होगा। यानी 2 वृत्त का त्रिज्या दे रखा है, परिधि दे रखा है ना, तो ये अनुपात कम है, तो मतलब इस वृत्त की त्रिज्या भी छोटी होगी। जब परिधि छोटा है ना, परिधि वृत्त की छोटी है तो त्रिज्या भी छोटी है, तो मतलब 2πr और बटे में 2πr का अनुपात जो है कैपिटल R लिख देते हैं क्योंकि ये बड़ा होगा। क्या दे रखा 2:3, मतलब 2 वृत्त की परिधि का अनुपात 2:3 दे रखा है। ठीक है, तो 2π से 2π कैंसिल, यानी r/r का अनुपात क्या हो जाएगा 2:3। तो त्रिज्या का अनुपात ही पूछा जा रहा है, तो त्रिज्या का अनुपात 2:3 निकल के आया, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो आपका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न में कहता है निम्नलिखित में से √2 किसके बराबर है। तो यहाँ पे आपको पता है कि tan 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो √3 होता है ना। cos 45 का जो वैल्यू है वो क्या होता है 1/2 होता है, और sin 30 है तो sin 30 का वैल्यू क्या होता है ये भी 1/2 होता है, और 1/sin 45, 1/sin 45। तो आपको पता है कि sin 45 का वैल्यू जो है 1/√2 होता है, तो कलट जाएगा तो ये √2 के बराबर आ जाएगा। वही पूछा जा रहा है कि आपका जो निम्न में से किसका वैल्यू √2 के बराबर है, तो ऑप्शन नंबर डी यानी 1/sin 45 हो जाएगा। ठीक है, तो 25 का जो है ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न में कहता है परिमेय संख्या 2/5 और बटा में दिया गया है 2/3 और ×5/2 का दशमलव प्रसार होगा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ जो है केवल क्या है हर के गुणनखंड में केवल 2 और 5 है ना, इसके अलावा कोई अन्य संख्या नहीं है। तो यहाँ कहा जा सकता है कि इसका दशमलव प्रसार क्या होगा शांत हो जाएगा। ठीक ना, ये आप क्लास 9th में पढ़े हैं। चलिए 27 नंबर प्रश्न कहता है किन्हीं दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती है। कोई 2 त्रिभुज दे रखा है, इनकी संगत भुजाएं क्या है समान अनुपात में है, मतलब इस भुजा का अनुपात इस भुजा के साथ जो आ रहा है वही अनुपात इन दोनों भुजा का है, वही अनुपात इन दोनों भुजा का है। इस हिसाब से दोनों त्रिभुज क्या होते हैं समरूप होंगे, तो दोनों त्रिभुज क्या है समरूप होंगे। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा 27 का ए। 28 नंबर प्रश्न कहता है यदि sin थीटा बराबर cos थीटा तो थीटा का मान होगा। यहाँ जो है sin थीटा बराबर क्या है cos थीटा है। ठीक है, अब इसको इधर आप लेके आ जाइए, cos थीटा को इधर, तो यहाँ क्या हो जाएगा sin थीटा अब बटे cos थीटा, उधर कुछ नहीं बचा तो क्या बचा 1 बचा। समझ रहे हैं चीज़ को। और sin थीटा बटे cos थीटा बराबर क्या होता है tan थीटा, जो कि 1 के बराबर है, और tan थीटा में जो है एक किसका वैल्यू होता था tan 45 का वैल्यू होता है। यानी tan से tan कैंसिल, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा 45 डिग्री। यानी ऑप्शन नंबर बी में है 45, तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है 28 का इसमें सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 29 नंबर प्रश्न देखते हैं। 29 नंबर प्रश्न में कहता है एक वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना शुरू करते हैं तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 3 घंटे, 4 घंटे तथा 8 घंटे समय लगता है। तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय होगा। तो जब इस टाइप का आपको प्रश्न दिखा है ना कि एक स्टार्ट कर रहा है, इसको इतना समय में लग रहा है, इसको इतना समय, चाहे जो भी हो अलग अलग डाटा दे रखा, पूछ रहा है कि जब तीनों एक साथ मिलेंगे तब कब मिलेंगे। तो आपको इस कंडीशन में ऐसे प्रश्नों में सीधा क्या करना है एलसीएम ले लेना है। तो 3
4 और 8 का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी में आपका है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है 29 का आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न में कहता है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी जाए, वृत्त की त्रिज्या क्या कर दी जा रही है, आधी, मतलब यदि r मानते हैं तो इसको r/2 कर दिया जा रहा है। तो पुराने वृत्त और नए वृत्तों की परिधियों का अनुपात होगा। तो पुराने वृत्त का परिधि क्या हो जाएगा, 2πr है ना, इसका हो जाएगा 2πr, तो 2πr/2 है ना, क्योंकि त्रिज्या आधा कर दिया गया था, 2π से 2π कैंसिल, तो r और इधर जो ये कलर जाएगा 2/r हो जाएगा, तार से r कैंसिल, नीचे कुछ नहीं, तो एक बचा नहीं, 2:1 ऑप्शन नंबर बी में है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है 30 का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला कहते हैं 31 नंबर प्रश्न में कहता है किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो 0 तो हो सकता है, जो घटना नहीं घटेगी उसकी प्रायिकता 0 होती है, और जो घटना निश्चित घटेगी उसकी प्रायिकता 1 होती है। ये 0.2 यानी 2/10 आएगा, 1/5 ये भी किसी घटना की प्रायिकता हो सकती है ना, क्योंकि ये 1 से कम है। किसी भी घटना की प्रायिकता जो है 0 से क्या होता है, बड़ा होता है ना, या 0 के बराबर होता है, और क्या होता है 1 से छोटा या 1 के बराबर होता है, 1 से छोटा होता है ना, या 1 के क्या होता है, बराबर। तो इसमें जो है ये क्या है, 0 से छोटा है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 33 नंबर पर से देखते हैं 17/24 का दशमलव प्रसार होगा। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि 17/24 में यदि हम 24 का गुणनखंड करें, दशमलव प्रसार पूछा जा रहा है साथ साथ, तो सीधा जो हर का गुणनखंड करके आप देख सकते हैं, 2 दूनी 4, दूनी 8, तिहाई 24। तो केवल 2 रहता तो ये शांत हो जाता, लेकिन 2 के अलावा जो है क्या है, 1 3 भी है, तो इसका दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। तो 33 का जो है ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 34 नंबर पर से देखते हैं असंगत समीकरण के युग्म हल होता है ना, असंगत समीकरण के युग्म हल होते हैं। तो आइए हम आपको बता दें पहले कि संगत असंगत है ना, और कहाँ जो है आपका विरोधी हल होगा, आश्रित हल होगा, और प्रतिच्छेदी रेखाएं समानांतर के मतलब आलेख है ना, और कैसा कंडीशन बनेगा, तब आप इसी, तो सबसे पहले जो है आप इसको डिटेल से जान लीजिए। तो यदि आपका कोई 2 समीकरण युग्म दे रखा है ना, कोई 2 रैखिक समीकरण युग्म दे रखा है, और उसमें कंडीशन बन रहा है a1/a2 और b1/b2 का वैल्यू बराबर ना हो, है ना, तो ये पहला कंडीशन बनता है। दूसरा कंडीशन बनता है a1/a2, ठीक है, और बराबर में है b1/b2 और c1/c2 का वैल्यू इसमें बराबर ना हो। और तीसरा कंडीशन ये भी बनता है कि a1/a2 का वैल्यू और b1/b2 का वैल्यू और c1/c2 का वैल्यू जो है आपस में तीनों क्या हो, बराबर हो। तो ये कैसे आप देखेंगे, जब 2 रैखिक समीकरण a1x है ना प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 दे रखा है, और दूसरा समीकरण दे रखा है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, इस तरह से 2 आपका रैखिक समीकरण युग्म दे रखा है। तो ये 3 कंडीशन बनते हैं। इन तीनों कंडीशन में जो है ये पहला कंडीशन यदि हो रहा है तो आपका जो है क्या हो जाएगा, हल अद्वितीय हो जाएगा। हल क्या हो जाएगा, अद्वितीय हो जाएगा। और दूसरा में कोई हल नहीं होगा, मतलब जब ये कंडीशन बनेगा तो इसका हल नहीं निकल पाएगा। ठीक है, और इसका जो है यदि ऐसा कंडीशन बन रहा है, मतलब a1/a2 और b1/b2 और c1/c2 तीनों का वैल्यू बराबर है, तो इसके अनंत हल होंगे। कितने हल होंगे, अनंत हल होंगे। और जब इसका आलेख के बारे में पूछा जाएगा तो ये कैसा आलेख होगा, प्रतिच्छेदी होगा। जो ऐसा कंडीशन बनेगा तो इसका आलेख प्रतिच्छेदी होगा, और जब कोई हल नहीं है तो इसका आलेख समानांतर हो जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। और जब आपका क्या है, ये ऐसा कंडीशन बन रहा है, हल क्या हो, अनंत हो, तो आपकी दोनों रेखाएं क्या हो जाएगी, समपाती हो जाएगी। जो इन दोनों समीकरण के आलेख खींचे जाएंगे वो, है ना। और जो जिन समीकरणों के हल निकलते हैं तो इसका एक हल है ना, इसका अनगिनत हल है, इसका हल नहीं है, तो ये दोनों समीकरण जो है क्या हो जाएंगे, आपके संगत हो जाएंगे। लेकिन ये जो समीकरण है आपका क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये असंगत समीकरण हो जाएगा, क्योंकि इसका कोई हल नहीं है। ठीक है ना। और ये जो है आपका, इसमें पूछा जाएगा कि ये समीकरण अविरोधी है कि विरोधी, तो ये अविरोधी हो जाएगा, क्योंकि इसका एक हल अद्वितीय है ना। ये आपका विरोधी हो जाएगा, क्योंकि इसका कोई हल नहीं होगा, है ना। जब ऐसा कंडीशन बनेगा तो आपका ये विरोधी हो जाएगा। ठीक ना। और ये जो लास्ट में है, जब संपाती होता है तो ये आश्रित समीकरण होते हैं, मतलब ये दोनों समीकरण जो है एक दूसरे पर क्या होते हैं, आश्रित होते हैं। ठीक है, आप एक का वैल्यू भरेंगे तो दूसरा निकलेगा, अन्यथा एक वो नहीं निकलेगा। ठीक है ना। तब आइए प्रश्न में क्या कहता है, असंगत समीकरण के युग्म हल होता है। तो असंगत यहाँ पे ये है ना, तो असंगत का जो है क्या है, कोई हल नहीं है। ठीक है ना। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी जो है 34 का आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। शायद आपका प्रश्न में, मतलब इस बुक में आंसर जो है गलत दे रखा है, तो आप ध्यान से देख लीजिएगा इसको। ठीक है, चलिए 35 नंबर प्रश्न देखते हैं। 35 नंबर प्रश्न में कहता है बाई का मान होगा, तो यहाँ बाई का वैल्यू पूछ रहा है, तो ये 70 डिग्री है
है ना। ये 125 डिग्री है, तो जब इसका वैल्यू निकालेंगे तो 180 डिग्री में 125 डिग्री माइनस कर देंगे, तो माइनस करने के बाद क्या आ जाएगा 5, 7 में से 2 जगह 5, यानी 55 डिग्री जो है इस कोण का वैल्यू आ जाएगा। तो जब ये 55 डिग्री आ गया तो इस कोण का वैल्यू निकालेंगे, यहाँ ये 55 आया है ना, तो ये भी आपका क्या आ जाएगा 55 डिग्री आ जाएगा, समझ रहे हैं। जब ये 55 आ गया, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण से दो रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटे तो आमने सामने के बने कोण बराबर होते हैं और ये कोण शीर्षाभिमुख कोण युग्म कहलाते हैं। तो 125 से जब हम 180 में घटा दिए तो ये कोण का वैल्यू निकल गया 55 डिग्री, तो ये 55 है तो ये भी 55 हो जाएगा। और चूंकि ये CD और AB समानांतर दिख रहा है तो ये 70 डिग्री, तो ये भी 70 डिग्री होगा। तो 55 + 70 कितना आ जाएगा 5, 7, 5, 12, 125 डिग्री आ गया। तो इस बाय कोण का वैल्यू पूछा जा रहा है, तो इस कोण का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये एक त्रिभुज है तो त्रिभुज के तीनों कोणों का जो क्या होता है 180 डिग्री, तो 180 डिग्री में 125 फिर से घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 55 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो आपका 35 के जो है ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए 36 नंबर प्रश्न देखते हैं। कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 6, 4 के भुज नहीं, ये भुजा, यहाँ भुज होना चाहिए, भुजा लिख दिया, ठीक है। यहाँ जो है क्या होना चाहिए, भुज का मान होगा। तो आपको बताए कि x नियामक को भुज कहा जाता है, तो इसमें x नियामक क्या है 6 है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न में कहता है प्रथम 5 प्रकृति संख्याओं का माध्य होगा। प्रथम 5 प्रकृति संख्या 1, 2, 3, 4 और 5, इसका माध्य पूछ रहा है। तो हम इन सबों को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, बटे में 5 से भाग देते हैं। तो 2, 1, 3, 3, 6, 4, 10, 5, 15/5 कैसे करके आ जाएगा 3। माध्य बराबर क्या होता है, कुल प्रेक्षणों का योग बटे कुल प्रेक्षणों की संख्या, ठीक है। तो क्या आ गया ऑप्शन नंबर बी में आपका है 3, तो ऑप्शन नंबर बी जो है 37 का आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 38 नंबर प्रश्न देखते हैं। 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 64:25 है, तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात होगा। तो आपको हम प्रमेय में बताए कि जब कोई 2 समरूप त्रिभुज है और दिया गया है कि ये दोनों समरूप है ना, ये दोनों त्रिभुज क्या है, 2 त्रिभुज दिया गया है, ये दोनों त्रिभुज क्या है समरूप है, तो इनकी संगत भुजा का जो अनुपात होगा इनके क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा इनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। मतलब क्षेत्रफल का अनुपात 64:25 दे रखा है, तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या हो जाएगा 64:25 अंडर रूट में चला जाएगा, तो 88, 64, 55, 8:5, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो 38 का जो है ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न कहता है यदि बहुपद p ऑफ x बराबर x² - 2x + 5 को शून्यक अल्फा इंटू बीटा हो, मतलब इसका जो शून्यक दे रखा है अल्फा बीटा दे रखा है, अल्फा इंटू बीटा नहीं, अल्फा और बीटा इसके 2 शून्यक दे रखा है। तो अल्फा इंटू बीटा हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो अल्फा इंटू बीटा c/a, तो c क्या है 5, अब 5/a यानी x² का गुणांक क्या है 1 है, तो 5/1 ऑप्शन नंबर ए में है। तो 39 का जो है ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न करता है 3θ बराबर क्या है 90 डिग्री, तो थीटा बराबर आ जाएगा 30 डिग्री। तो tan 30 का मान पूछ रहा है, तो tan 30 का मान क्या होता है बच्चों 1/√3, तो ऑप्शन नंबर सी में आपका है। तो 40 का ऑप्शन नंबर सी जो है आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। चलिए 41 नंबर प्रश्न देखते हैं। tan थीटा बराबर 45 डिग्री हो तो tan² थीटा प्लस 1/sin² थीटा का मान होगा। तो tan थीटा का मान क्या दे रखा है 45 डिग्री दे रखा है ना। तो tan² 45, tan² 45, तो tan² 45 यहाँ पूछ रहा है, तो tan 45 का मान 1 होता है, यानी tan² 45 का मान 1 का स्क्वायर, तो यहाँ 1 आ जाएगा, ठीक है। tan² थीटा का मान क्या आ गया 1, थीटा बराबर 45 है। तो और 1/, क्या है sin² थीटा, तो sin² थीटा यानी sin 45 का मान क्या होता है 1/√2, ये तो सबको आपको पता है ना। तो यहाँ 1/, में है ना, sin² थीटा क्या 1/, में, तो इसका स्क्वायर sin² थीटा रहेगा। तो ये sin थीटा यानी sin 45 का मान 1/√2, इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ 1 आ गया, प्लस में ये इसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 आ जाएगा, है ना। ये कलट जाएगा वैल्यू, क्योंकि 1/, में है ये, है ना। तो 1 + 2 हो जाएगा बराबर में 3, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो 41 का जो ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न में कहता है द्विघात बहुपद x² + 3x + 2 के शून्यक होंगे, तो इसका शून्यक पूछा जा रहा है। तो आप क्या करें, या तो आपका नहीं आ रहा है इसको हल करने के लिए, गुणनखंड नहीं आता है, तो सीधा क्या करें, जो भी वैल्यू दिया गया है ऑप्शन में आप उस वैल्यू को इसमें x के स्थान पे भर के देख लें। यदि उसका वैल्यू 0 के बराबर आ जाता है तो आपको वो आंसर होगा, या आपको हल करने के लिए आता है तो आप उसे हल कर सकते हैं। तो x² और 3x है, तो इसको हम 2x + 2 लिख दे तो कोई दिक्कत, मतलब 3x को 2x + x में तोड़ के लिख सकते हैं। गुणनखंड में क्या किया जाता है, प्रथम और अंतिम पद को गुना करके जोड़ या घटा करके जो है आपको बीच वाला पद लाना होता है, उसके बाद कॉमन निकाल लीजिए और जो बचेगा उसको मतलब कि इसका शून्यक निकालना है, तो इसका 0 के बराबर आप इसका वैल्यू कर देंगे,
है ना। ठीक उसी तरह से यहाँ से कुछ नहीं कॉमन, तो x प्लस 2 यहाँ बचेगा, और कॉमन ले करके जो है आपको x का वैल्यू यहाँ पे क्या करना है, निकाल लेना है। तो वही आपका जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, शून्यांक हो जाएगा इन दोनों का। ठीक है, इस बहुपद जो दिया गया है द्विघात बहुपद उसका शून्यांक हो जाएगा। तो यहाँ x प्लस 2 और यहाँ x प्लस 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ से x बराबर -2 आ जाएगा, x बराबर क्या आ जाएगा -1। मतलब दो वैल्यू -2 और -1 आया, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो आपका 42 का ऑप्शन नंबर ए जो है सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 43 नंबर प्रश्न में कहता है सभी वर्ग होते हैं, तो यहाँ दिया गया है समरूप सर्वांगसम समानुपाती। तो सभी वर्ग सर्वांगसम तो नहीं होते हैं, ना ही समानुपाती होते हैं, क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सीधा आपको ध्यान में रखना है कि सभी वर्ग जो हैं क्या होते हैं, समरूप होते हैं। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है 44 नंबर, सेक स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा बराबर आपको बता दें कि होता है 1 बटे कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसा तो लिख सकते हैं क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा इसके बराबर होता है। और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू जो है कॉसेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ पे 1 बटे कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ कॉसेक स्क्वायर थीटा के स्थान पे हम 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा। तो ये कलट जाएगा, ऊपर में आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटे में 1, साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा। तो ऑप्शन नंबर डी में है आपका। तो ऑप्शन नंबर डी जो है 44 का आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न में कहता है x का मान होगा, ये x का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो ये 110 है बच्चों, है ना। और ये जो है एक रैखिक कोण यहाँ पे बना रहा है। तो ये 180 है, तो ये जो है 180, तो ये 180 है, यहाँ पे क्या दे रखा है, 110 दे रखा है। तो 180 में से 110 घटा देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 70 डिग्री। मतलब इस कोण का वैल्यू क्या आ गया, 70 डिग्री। और ये 70 और ये हो गया 80। तो 70 80 जब जोड़ देंगे तो 150 के बराबर हो जाएगा। ये जो है क्या है, एक हमारा त्रिभुज है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। तो जब दो कोण का योग क्या है, 150 डिग्री, तो तीसरा कोण क्या आ जाएगा, 30 डिग्री के बराबर। और जब ये 30 डिग्री हो गया तो इस कोण का वैल्यू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री घटाओ 30 डिग्री, तो 150 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ये डी में जो है आपका सही आंसर है। या ऐसे भी ध्यान रखिएगा, किसी भी त्रिभुज के सुदूर अंतः कोणों का योग जो है बहिष कोण के बराबर होता है। मतलब ये दोनों कोण का योग जो है इस कोण के बराबर होगा। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। चलिए 46 नंबर प्रश्न देखते हैं। द्विघात समीकरण √2x² माइनस 6x प्लस 2√2 के मूलों का योगफल एवं गुणनफल है। तो योगफल क्या होता है, -b बटे a। तो b यहाँ क्या दे रखा है, -6 है ना। तो -b क्या हो जाएगा, +6। और x² का गुणांक क्या है, √2 है। ठीक है, इस चीज़ को समझ रहे हैं। और इस ये योगफल निकल गया, एवं गुणनफल हमें निकालना है। तो गुणनफल क्या होता है, c बटे a। तो c क्या है, 2√2, और बटा में a क्या है, √2 है। तो √2 से √2 कैंसिल, क्या आ गया, 2। तो आपका मूलों का गुणनफल इसमें 2 मिल रहा है। आइए इसको हल करके देख लेते हैं क्या आता है। 6 को हम लिख सकते हैं 3 गुने √2 गुने √2, नीचे में √2 है। तो √2 से √2 कैंसिल क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आ गया, 3√2 जो है हमारा क्या आ गया, मूलों का योगफल। और ये 2 जो आया था वो क्या आ गया था, मूलों का योगफल आया था, सॉरी गुणनफल आया था, है ना। तो जो दिया गया है द्विघात समीकरण, इसमें मूलों का योगफल क्या आ गया, 3√2, और गुणनफल क्या आ गया, 2। तो आपका जो है 3√2 और ये 3√2 जो है दोनों एक ही तरह का ऑप्शन दे दिया गया है ना। तो आपका जो है किसी एक में, है ना, 46 का जो है किसी एक ऑप्शन में आपका ये 3√2 के साथ 2 भी होना चाहिए, है ना, जो कि प्रिंट शायद नहीं किया है क्योंकि यहाँ योगफल और गुणनफल दोनों पूछा जा रहा है। तो अगर यहाँ पे 2 होता तो आपका इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए जो है आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 44 नंबर प्रश्न देखते हैं। 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या होगी, 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या पूछी जा रही है, यानी कि 2πr क्या दे रखा है, 44 दे रखा है, यानी 2 गुने 22/7 गुने r बराबर 44 दे रखा है। पूछा जा रहा है क्या, वृत्त की त्रिज्या। तो 22 दूनी 44, यहाँ कट जाएगा तो r बराबर क्या आ जाएगा, 7, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न में कहता है 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती है। तो कोई भी 2 परिमेय संख्या है, जैसे 1 2 ले लिए, दोनों परिमेय संख्या है एक, है ना। तो इन दोनों के बीच जो है अनगिनत परिमेय संख्याएं लिखी जा सकती है। और आप इस चीज़ को क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। इसको 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनेक परिमेय संख्या लिखना का सूत्र एक बताते हैं आपको, ये होता है a + b - a बटे n + 1 होता है। यदि आपको पहला लिखना तो यहाँ जो है b आपका इसमें बड़ा जो वैल्यू रहेगा उसको आपको लिखना है। और n जो है आपको जितनी परिमेय संख्या लिखनी है ना, 10 लिखनी है, 50 लिखनी है, 100 लिखनी है, लाख लिखनी है ना, उसमें आपको n का वैल्यू वो भरना है। तो इस हिसाब से अनेकों अनगिनत परिमेय संख्याएँ होती है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न देखते हैं, कहता है निम्न में कौन रेखीय बहुपद व्यंजक
है। कौन इसमें एक रेखीय बहुपद बनता है? याद आपको ये देखना है कि किस घात का बहुपद जो है अधिकतम 1 है। तो इस घात में बहुपद क्या है? अधिकतम 1 है। लेकिन इसमें क्या है? 2 है। इसमें भी क्या है? 2 है ना। इसमें तो आपका ये क्या हो जाएगा? ऋणात्मक घात हो जाएगा, क्योंकि 1/x है तो ये बहुपद होगा ही नहीं। ये भी आपका क्या है? द्विघात बहुपद है, और ये आपका त्रिघात बहुपद है। तो आपका रैखिक बहुपद क्या है? ऑप्शन नंबर ए। 49 का ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। 50 नंबर में कहता है किसी बिंदु की बाय अक्ष से दूरी कहलाती है। तो बाय अक्ष से दूरी, तो ये हमने क्या बना लिया? एक कार्तीय तल बना लिया, है ना। अब बाय एक्सिस से दूरी, तब बाय एक्सिस हमारा ये है, तब बाय एक्सिस से दूरी जैसे जैसे हम इधर जाएंगे तो यक्ष नियामक पता चलेगा, इधर जाएंगे तो भी क्या पता चलेगा? यक्ष नियामक, यानी कि यक्ष निर्देशांक, ठीक है, ना कि कोटि आप लिख दें। तो 50 का जो है ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न में कहता है एक शंकु का आयतन 1570 घन सेंटीमीटर है, इसके आधार का क्षेत्रफल 314 है, तो इसकी ऊंचाई होगी। तो शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और ये जो क्या दे रखा है? 1570 दे रखा है, ठीक है। और यहाँ जो है आधार का क्षेत्रफल, आधार जो है शंकु का, ये आप देख पा रहे हैं, इसका जो शंकु का आधार है वो क्या होता है? वृत्ताकार होगा। शंकु का आधार क्या होता है? वृत्ताकार होता है ना। तो यानी वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बराबर क्या दे रखा है? 314 दे रखा है ना। 314 दे रखा है पाई आर स्क्वायर वृत्त के क्षेत्रफल का। यहाँ पे पाई आर स्क्वायर जो यहाँ पे होगा वही यहाँ पे होगा, क्योंकि शंकु के ही आधार का दे रखा है, समझ रहे हैं। तो यहाँ से पाई आर स्क्वायर के स्थान पे आप 314 भर दें, तो ये 1/3 इंटू 314 और गुने एच बराबर क्या हो जाएगा? 1570, ठीक है। तो 3 × 5 = 15, 14 × 5 = 70, यानी 5 बार में कट जाएगा। तो एच बराबर क्या आ जाएगा आपका? 5 × 15। समझ रहे हैं इस चीज़ को? तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। 52 नंबर पर से देखते हैं किसी पूर्णांक यम के लिए सम संख्या का रूप है। अब यम है तो यम में हम कुछ वैल्यू ले लेते हैं, 1 2 3 4, जो भी इच्छा करे वो सबको ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ जो है इसमें कुछ सम संख्या भी है, कुछ सम संख्या भी है, ये दोनों सम है ना, कुछ विषम संख्याएं भी है ना। तो इसके लिए जो है हमेशा क्या करना है? हमें सम संख्याएं लाना था। क्या हम एक में यदि 2 जोड़ें तो ये सम संख्या प्राप्त हो रहा है, विषम संख्या हो रहा है? तो पहला जो है यहीं पे गलत हो गया, तो ये ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। दूसरा 2m + 1, तो 2m करेंगे तो 2 × m यानी क्या हो जाएगा? 1 करेंगे यदि भरते हैं तो 2 × 1 करते हैं तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 2 + 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 + 1 करेंगे तो 3 आ जाएगा, जो कि एक विषम संख्या है। उसी तरह से इसमें करके देखते हैं, है ना। तो 2m है ना। तो आप कोई भी संख्या ले लेंगे, आप ये ध्यान रखना आपको कि विषम संख्या, है ना, विषम और सम का जो गुणनफल होता है, विषम संख्याओं और सम संख्याओं का जो गुणनफल होता है हमेशा क्या आता है? सम संख्या आता है। तो यहाँ पे एक सम संख्या है, 2 गुना किया हुआ है, एक कैसा संख्या किया है? 2 गुना किया है, जो कि क्या है? एक सम संख्या है। सम संख्या का गुणनफल आप किसी भी संख्या के साथ कीजिएगा, चाहे सम के साथ कीजिए या विषम के साथ कीजिए, आपका क्या आने वाला है? हमेशा में सम ही आएगा, ठीक है। जैसे 2 × 2 सम आया, 2 दूनी 4 सम आया, 2 तिहाई 6 सम आया, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है 52 का आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। लेकिन आपका किताब में जो है ये आंसर गलत दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए 53 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। 53 नंबर प्रश्न में कहता है बिंदुओं -2 3 और 4, 1 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु के नियामक है। मध्य बिंदु का नियामक x नियामकों का जोड़ बटे 2, y नियामकों का जोड़ बटे 2। तो -2 + 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2, 2/2 तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। और 3 + 1 यानी कि 4, 4/2 तो क्या आ जाएगा? 2, यानी कि 1 2, ऑप्शन नंबर 1 जो है 53 का आपका सही आंसर हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न देखते हैं tan² θ - sec² θ का मान किसके बराबर है? तो आप ये जानते हैं कि sec² θ - tan² θ बराबर क्या होता है? 1 होता है ना। तो यहाँ से उलट दिया वैल्यू, तो जब हम इसको इधर लेके आएंगे यानी कि माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, है ना। तो माइनस कॉमन लेंगे तो tan² θ - sec² θ बराबर 1 है। अब इसको हटाएंगे तो ये माइनस में चला जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर डी जो है आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। ना कि आप जल्दी जल्दी में 1 मार के चले जाएं, है ना, कि sec² - tan² θ 1 होता है। यहाँ तो tan² θ - sec² पूछा है, ठीक। चलिए 55 नंबर पर से देखते हैं 1 + cot² a बटे 1 + tan² a बराबर है, ठीक है। तो 1 + cot² a जो है किसके बराबर होता है? cosec² a के बराबर होता है ना। और 1 + tan² a किसके बराबर होता है? sec² a के बराबर होता है। तो cosec² का वैल्यू 1/sin² लिख सकते हैं, और ये sec² है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? ये 1/cos लिख सकते हैं, 1/cos² θ लिख सकते हैं। तो ये ऊपर चला जाएगा, तो cos² θ ऊपर चला जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे cos² θ बटे sin² θ क्या होता है? cot² θ, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। इसका आपका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। 56 नंबर प्रश्न में कहता है यदि कोई वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पर
यानी कोई वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श करती है। यदि कोई रेखा है ना, कोई रेखा है, वृत्त को सिर्फ कितने बिंदु पर स्पर्श करती है? एक बिंदु पर स्पर्श करती है, तो क्या कहलाएगा? वो स्पर्श रेखा कहलाएगा। 57 नंबर प्रश्न में कहता है एक पासे को फेंकने पर एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी? तो जब हम एक पासे को फेंकेंगे तो टोटल संभावित परिणाम जो है क्या है? 6 है ना, जिसमें अभाज्य संख्या आपका 2 है और 3 है और 5 है। तो 3 अभाज्य संख्या है तो संभावित परिणाम 6 और टोटल परिणाम संभावित परिणाम 3 और संभावित परिणाम 3 और कुल परिणाम जो है 6 है। तो 3/6 प्रायिकता यानी 1/2 आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है सही आंसर। ठीक है। 58 नंबर प्रश्न में कहता है निम्न में कौन सी अभाज्य संख्या है? तो आपका इसमें अभाज्य संख्या 29 है। 58 का ये जो है सही आंसर आपका इसमें हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न में कहता है संचयी बारंबारता वक्र कहलाता है त्वरण। ये आपका पिछले सेट में ही प्रश्न पूछा जा चुका है। 60 नंबर प्रश्न में कहता है यदि बहुपद x² - 9x + a के मूलों का गुणनफल 8 है तो a का मान होगा। मूलों का गुणनफल क्या दे रखा है? 8 दे रखा है, यानी अल्फा इंटू बीटा दे रखा है 8। अल्फा इंटू बीटा का सूत्र होता है c/a। c आपका दे रखा है a, है ना, और x² का गुणांक यानी a जो है आपका क्या है? 1 है। तो a/1 बराबर 8, यानी a बराबर क्या आ जाएगा? 8, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। 61 नंबर प्रश्न कहता है यदि रैखिक समीकरण युग्म क्या है? असंगत है तो उसे निरूपित करने वाली रेखाएं होगी। आपको हम अभी पीछे बताए थे लिख करके, ठीक है, आप यहाँ देख पा रहे होंगे क्या पूछा जा रहा प्रश्न में। यदि रैखिक समीकरण युग्म क्या है? असंगत है ना। रैखिक समीकरण युग्म क्या है? असंगत है तो उसे निरूपित करने वाली रेखाएं होगी। तो रेखाएं क्या है? समानांतर, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है 61 का आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। 62 नंबर प्रश्न देखते हैं यदि रैखिक समीकरण युग्म संगत हो तो उसे निरूपित करने वाली रेखाएं होंगी, है ना। तो रैखिक समीकरण युग्म संगत बोला जा रहा था। हम आप संगत लिखे थे इसमें पहले कंडीशन में, और दूसरे में भी लिखे थे संगत, और कहीं लिखे थे नहीं लिखे थे। तो केवल क्या हो जाएगा? अद्वितीय, यानी कि केवल अद्वितीय। इसमें जो है रेखाएं कैसी है? प्रतिच्छेदी, यानी 62 का जो ऑप्शन नंबर बी इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं इस चीज? ध्यान से देखिएगा। यदि रैखिक समीकरण युग्म संगत हो, है ना, तो संगत हम आपको बताए थे कि जिसका हल निकल रहा है वो क्या कहलाएगा? संगत कहलाएगा। तो ये भी है संगत, है ना, आपका ये भी संगत है। हम दोनों लकीर खींच के बताए थे पीछे, है ना, तो ये दोनों में संगत हो जाएगा। तो संगत है तो आपका जो है ऑप्शन नंबर ये प्रतिच्छेदी भी रेखा हो जाएगा, ये संपाती भी हो जाएगा। तो बी जो है आपका सही आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। 63 नंबर प्रश्न में कहता है रैखिक समीकरण युग्म का आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हो तो हलों की संख्या होगी। रैखिक समीकरण युग्म का आलेख क्या हो? प्रतिच्छेदी रेखा है, तो प्रतिच्छेदी रेखा है ना, तो हल की संख्या पूछा जा रहा है। तो हल जो है क्या होगा? अद्वितीय होगा, केवल एक हल होगा। अद्वितीय मतलब केवल एक हल। तो 63 का ए जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। 64 नंबर प्रश्न में कहता है रैखिक समीकरण युग्म का आलेख समानांतर हो। रैखिक समीकरण युग्म का आलेख क्या हो? समानांतर। ये आप देख पा रहे हैं। तो हल होंगे, तो जब समानांतर है तो कोई हल नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है 64 का सही आंसर हो जाएगा। 65 नंबर प्रश्न में कहता है रैखिक समीकरण युग्म का आलेख संपाती रेखा हो तो हल होंगे, है ना। तो रैखिक समीकरण युग्म का आलेख जो है क्या है? संपाती है। तो क्या होते हैं? अनंत हल होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी में है आपका सही आंसर जो है 65 का डी हो जाएगा। ठीक है। 66 नंबर प्रश्न देखते हैं अद्वितीय हल वाला युगपत रैखिक समीकरण कहलाता है। अद्वितीय हल वाला, तो हल अद्वितीय क्या है? इसमें है ना, तो क्या कहलाता है? ये अविरोधी कहलाता है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ऑप्शन के अनुसार सही आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है। 66 नंबर प्रश्न देख चुके हैं। चलिए 67 नंबर प्रश्न देखते हैं। कोई हल नहीं वाला रैखिक समीकरण युग्म कहलाता है। जिसका कोई हल नहीं है, तो कोई हल नहीं है तो क्या कहलाता है? विरोधी। आप यहाँ देख पा रहे हैं, हम लिखे हैं कथन को। तो ऑप्शन नंबर ए जो है 67 का आपका सही आंसर हो जाएगा। 68 नंबर प्रश्न में कहता है यदि रैखिक समीकरण युग्म का अनगिनत हल हो, है ना, हल क्या हो? अनगिनत, यानी कि अनंत हल हो, है ना, हल क्या हो? अनंत हो, तो वह कहलाता है। तो क्या कहलाएगा? जब अनगिनत हल होते हैं तो आश्रित हमने लिखा है, विरोधी नहीं होगा। विरोधी आपका ये वाला है ना, ये अविरोधी है। ठीक है, ये विरोधी, ये अविरोधी। कंडीशन आप देख पा रहे हैं। तो क्या हो जाएगा इसमें? आश्रित। तो ऑप्शन नंबर सी जो है 68 का सही आंसर हो जाएगा। 69 नंबर प्रश्न में कहता है युगपत समीकरण अविरोधी कहलाते हैं। अविरोधी कहलाते हैं यदि उन्हें निरूपित करने वाली रेखाएं क्या हो? प्रतिच्छेदी। अविरोधी, प्रतिच्छेदी, ये प्रतिच्छेदी। आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए, और नोट करके एकदम बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए कि इस पर यदि एक भी प्रश्न पूछा जाए तो छूटे नहीं। तो आपको यहाँ देख पा रहे हैं कि हम यहाँ से स्टार्ट किए हैं जस्ट 61 नंबर से, अभी तक जो है इसी टाइप के प्रश्न आगे चल रहे हैं और पता नहीं कहाँ तक जाएंगे। चलिए 70 नंबर प्रश्न देखते हैं। युगपत समीकरण विरोधी कहलाते हैं। युगपत समीकरण विरोधी कहलाते हैं। तो विरोधी आपका ये वाला है ना, यदि उन्हें निरूपित करने वाली रेखाएं क्या हो? विरोधी में जो है रेखाएं क्या है? समानांतर है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। चलिए 71 नंबर प्रश्न देखते हैं। युगपत समीकरण आश्रित कहलाते हैं। तो आश्रित ये है
है ना। यदि उन्हें निरूपित करने वाली रेखाएं, जब आश्रित है निरूपित करने वाला रेखा कैसा होता है, समपाती होता है ना। तो ऑप्शन नंबर सी जो है 71 का आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। 72 नंबर प्रश्न देखते हैं, के किस मान के लिए निकाय इतना के अनगिनत हल होंगे, है ना। तो यहाँ के का मान निकालना है आपका। यहाँ जो है दो समीकरण युग्म दे रखा है बच्चों, ठीक है, दो समीकरण युग्म दे रखा है 4x प्लस के बाई 4x प्लस के बाई बराबर में 6 है, और दूसरा दे रखा है 2x माइनस 4 बाई बराबर में 3। तो आपको जो है क्या करना है, ये जो समीकरण निकाय का जो क्या है दिया गया है इस रूप में तो लिखा जाता है, इसके मानक रूप जो है रैखिक समीकरण के, है ना। तो इससे आपको दोनों समीकरण का बारी बारी से तुलना कर लेना है। तो इस हिसाब से जो है आपका a1 b1 c1 a2 b2 c2 का वैल्यू निकल जाएगा। आप इस चीज़ को इधर लेके आएँ या इधर ही छोड़ दें तो वैसे में भी कंडीशन आपका सही होता है और आंसर सही आएगा। दोनों यदि बराबर के उस साइड में है तो भी आपका ये कंडीशन ही बन रहा है। यदि आप इसको इस तरफ ले आएंगे तो भी ठीक ही है, ठीक है। तो इसी तरफ से हल कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपका आंसर वही आएगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव है। तो के किस मान के लिए समीकरण निकाय का ये, तो यहाँ पे आपका के वैल्यू दे रखा है, इसका वैल्यू निकाल पूछा जा रहा था। अनगिनत हल है ना। तो अनगिनत हल आप देख रहे हैं कि इसमें है। तो अनगिनत हल में क्या कंडीशन बनता है कि a1 बटे a2 का जो वैल्यू है वो b1 बटे b2 के बराबर होता है और c1 बटे c2 भी बराबर होता है। अनगिनत हल में ये कंडीशन बनता है। तो इसी के हिसाब से हमें के का वैल्यू निकालना है। तो a1 बटे a2 क्या हो जाएगा 4 बटे 2 बराबर b1 बटे b2 यानी k बटे 4। तो हमें इसी दोनों से वैल्यू निकल जाएगा। यहाँ बराबर में 6 बटे 3 भी देख लेते हैं। तो यहाँ भी 2 आएगा, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, यहाँ भी 2 आ गया। मतलब k बटे 4 का वैल्यू 2 के बराबर है। इधर भी 2 इधर भी 2, k बटे 4 का वैल्यू 2 के बराबर। तो यहाँ से k बराबर क्या हो जाएगा 4 दूनी 8, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपका सही आंसर 72 का क्या हो जाएगा सी, ठीक है। 73 नंबर प्रश्न देखते हैं। सॉरी, आप यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ जो है बाई इसमें -4 है, तो यहाँ -4 रखेंगे तो ये -4 हो जाएगा। तो के बराबर -8 आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर नहीं, ऑप्शन नंबर बी इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। जल्दी जल्दी में गलत हो गया, माफी चाहेंगे। चलिए 73 नंबर प्रश्न देखते हैं। यदि समीकरण निकाय 2x प्लस 3y बराबर 5 एवं 4x प्लस k y बराबर 10 के अनंत हल हों, है ना, फिर वही कंडीशन बन रहा है। तो यहाँ a1 बटे a2, तो a1 क्या है बच्चों 2, a2 क्या हो जाएगा 4, और b1 क्या है 3 और b2 क्या है k, ठीक है। तो दो से ही निकल जाएगा, तो ज़्यादा हमको हल करने की जरूरत नहीं है। तो 2 दूनी 4, तो के बराबर 3 दूनी 6, ऑप्शन नंबर सी में है। तो 72 का जो ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। 74 नंबर प्रश्न में कहता है समीकरण निकाय x प्लस 2y ये दिया गया कि अनगिनत हल होंगे, वही प्रश्न है ना। तो आइए इसमें x का गुणांक k यानी a1 बराबर 1 हो जाएगा, b1 क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ a1 ये हो गया, a2 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, b1 2 है बराबर में 2 और b2 क्या है k है तो बराबर में k, तो k बराबर 5 दूनी 10, ऑप्शन नंबर बी में है। तो 74 का बी जो है आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। 74 का ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 75 नंबर प्रश्न देखते हैं। a का मान जिसके लिए समीकरण निकाय 10x प्लस 5y बराबर इतना, ठीक है, और ये दिया गया है अनगिनत हल होंगे, तो वही कंडीशन है। तो a1 है ना, अब बटे में a2 क्या है 20 है, x का गुणांक यहाँ 20 है तो 10 बटे 20, और b1 बटे b2 यानी y का गुणांक क्या है 5 है, और b2 10 है तो 5 बटे 10, ये दोनों तो वैल्यू दे रखा है। फिर c1 बटे c2 मतलब a माइनस 5 अब बटे c2 क्या है a है ना, a माइनस 5। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये बराबर के उस साइड है, ये बराबर किधर है, पहले आपको सजाना पड़ेगा समीकरण को, नहीं तो आपका आंसर इसमें गलत हो जाएगा। बराबर a माइनस 5 है तो इसको इधर लेके आ जाइए, तो 10x प्लस 5y और इधर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा माइनस a माइनस 5, ठीक है, बराबर 0, क्योंकि प्लस में इधर आ गया तो माइनस में, दोनों ब्रैकेट में रखे हैं। अब इधर 20x है, 20x और प्लस 10y और ये माइनस a है बराबर 0। देख रहे हैं, ऐसा हम इसलिए किए क्योंकि एक जो है बराबर के पहले दे रखा है ना, बराबर के पहले दे रखा है चरपद, एक में जो है बराबर के बाद दे रखा है, यहाँ बराबर के बाद दे रखा है चरपद, ऐसे बराबर के पहले दे रखा था, इसलिए ऐसा करना जरूरी था। तो ये कंडीशन बना। अब यहाँ जो है ये माइनस में हमारा है, ये क्या है माइनस में, इसको हल करेंगे, ये देख रहा है। तो इसको तो हम a1 बटे a2 लिख दिए, b1 बटे b2 लिख दिए। अब c1 बटे c2 में ये माइनस है और आपका ये भी क्या है a भी आपका ये इधर आएगा तो ये माइनस में ही होगा, ठीक है। तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से कर दीजिए 5 दूनी 10, 2 के बराबर नीचे 2 आ गया, तो 1 बटे 2 का वैल्यू क्या है a माइनस 5 बटे a के बराबर है। तो ये तिरछा गुना हो जाएगा, तो a बराबर क्या हो जाएगा 2 गुने है तो 2a माइनस 5 दूनी 10, यानी 10 इधर लेके आ जाएगा 10, और इधर 2a में से इधर a माइनस हो जाएगा तो a बचेगा, तो a बराबर क्या आ गया 10, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है 75 का आपका सही आंसर हो जाएगा। 76 नंबर प्रश्न देखते हैं, वही प्रश्न है फिर से। तो इसके अनंत हल होंगे, तो यहाँ भी बराबर की साइड है, बराबर की साइड है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, हल कर सकते हैं। 1 x1 का गुणांक यानी a1 वो
A1 जो है क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, A2 क्या हो जाएगा A। अब बराबर में B1 बटे B2, B1 क्या है बाय का गुणांक 2 है और B2 क्या है A माइनस B है, A माइनस B, और बराबर में C1 बटे C2 यानी 5 बटे 10 है। तो पहले आप इसको हल कर लीजिए क्योंकि सभी का वैल्यू आपस में बराबर है। अनगिनत हल के लिए कि क्या शर्त बनता है कि A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2 है ना। तो यहाँ से जब इसका वैल्यू निकालेंगे तो 5 दूनी 10 यानी A बराबर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। आप यहाँ पे भर दीजिए वैल्यू, तो 2 अब बटे A का वैल्यू 2 आया था, 2 माइनस B अब बराबर यहाँ पे क्या है 1 बटे 2 कट के आया, तो ठीक है। तिरछा गुना कीजिए, 2 दूनी 4 अब बराबर 2 माइनस B, यानी B को इधर लेके आएंगे तो B और बराबर में माइनस में ये प्लस में आ गया तो 2 इधर 4 माइनस प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, यानी कि वैल्यू माइनस 2 आ जाएगा। तो A बराबर 2 आ गया, B बराबर माइनस 2 आ गया। A बराबर 2, B बराबर माइनस 2। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि A प्लस B का वैल्यू क्या होगा, क्या पूछा जा रहा है A प्लस B का वैल्यू। तब A प्लस B कर देंगे तो 2 और प्लस माइनस 2 करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर A में है, तो 76 का ऑप्शन नंबर A जो है आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। 77 नंबर प्रश्न देखते हैं, के किस मान के लिए समीकरण निकाय के एक्स प्लस 3y बराबर -3 ये के अनंत हल होंगे। वापस वही क्वेश्चन है, तो यहाँ बराबर की साइड, यहाँ भी बराबर की साइड, तो कोई दिक्कत नहीं, आइए हल कर लेते हैं। तो A1 बटे A2 यानी के बटे 12 है ना, बराबर B1 बटे B2 मतलब 3 बटे के बराबर C1 बटे C2 मतलब -3 बटे माइनस के, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। माइनस माइनस में प्लस हो गया। अब यहाँ से के गुने के का क्या आ जाएगा, के स्क्वायर हो जाएगा, 12 तिहाई 36, तो के बराबर अंडर रूट 36, बाहर जो वैल्यू निकल के आएगा वो क्या आएगा 6 निकल के, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में है। तो के का ही वैल्यू पूछा जा रहा था, इसी से निकल जा रहा है, तो इसको हमको साथ लेने में ज़रूरत, इसको जो है साथ में लेने का ज़रूरत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है 78 का आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं इस चीज़ को। 79 नंबर प्रश्न में कहता है के किस मान के लिए के -1 और इंटू एक्स माइनस बाई बराबर 5, और फिर के प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 माइनस के इंटू बाई बराबर 3 के प्लस 1 के अनगिनत हल होंगे। वापस वही प्रश्न है, आइए इसको भी हल करते हैं। तो यहाँ पे A1 क्या है के -1 और बटे B1 क्या है के प्लस 1 बराबर ये A2 क्या है बाय का गुणांक कुछ नहीं -1 है, आगे माइनस लगा हुआ है ना। यहाँ पे बाय का गुणांक क्या है 1 माइनस के, तो 1 माइनस के कर दीजिए। अब बराबर में C1 बटे C2, C1 यहाँ 5 है, बराबर के भी साइड में है, ये भी बराबर के अगले साइड में, तब 5 बटे में 3 के प्लस 1, ठीक है। इस चीज़ को आइए इसको हल करते हैं। तो क्या के का मान पूछा जा रहा है, तो आइए इसको हल कर लेते हैं। यदि इसको हल करते हैं तो एगो के स्क्वायर आ जाएगा, तो थोड़ा सा लंबा हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो इन दोनों को हल कर लेते हैं, ठीक है। तो 3 के गुने -1 तो -3 के हो जाएगा, अब प्लस 1 गुने माइनस तो -1 हो जाएगा, बराबर में 5 इंटू 1 तो 5, अब माइनस के गुने 5 तो -5 के हो जाएगा, ठीक है। अब इधर आ जाएगा तो -5 के, इधर प्लस 5 के हो जाएगा, तो 5 के आइए -3 के है, बराबर में 5 इधर -1 है, उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा, तो यहाँ 2 के बचेगा, 5 में से 3 जाएगा तो 2 के, बराबर में 5 1 6, तो 2 तिहाई 6 मतलब के बराबर क्या आ गया वैल्यू 3, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो आपका 79 का जो है ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 80 नंबर प्रश्न देखते हैं, के किस मान के लिए समीकरण के अपरिमित रूप से न खोलेंगे। यानी आप यहाँ देख पा रहे हैं कि जो हम यहाँ से प्रश्न स्टार्ट किए हैं अनगिनत हल होंगे, तो 72 73 74 75 सारा प्रश्न जो है क्या है एक ही टाइप का यहाँ पे दिया जा रहा है। तो आप इस सारे प्रश्नों को हल करते जाएँ आसानी से। तो के यहाँ जो है A1 बटे A2 लिखेंगे, तो के यहाँ जो है x का गुणांक के है, तो के और ये A1 हो गया और A2 क्या है 12 है, तो के बटे 12 बराबर B1 बटे B2, B1 में बाई का गुणांक 3 है तो 3 और बटे यहाँ बाई का गुणांक के है, तो B1 बटे B2 3 बटे के और बराबर में C1 बटे C2। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इधर भी क्या है बराबर के इस साइड में है अचर पद, यहाँ पे बराबर के साइड में, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो के -3 है इधर है ना, C1 क्या है के -3 और C2 क्या है -k है, तो हम इन दोनों को ही हल करेंगे तो वैल्यू निकल जाएगा। तो के इंटू के क्या हो जाएगा के स्क्वायर 12 तिहाई 36, तो के बराबर क्या आ जाएगा 6, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो 80 का ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 81 नंबर प्रश्न देखते हैं, कहता है पी के किस मान के लिए समीकरण युग्म इतना तथा इतना का अद्वितीय हल होगा। तो अद्वितीय हल अब यहाँ दे रहा है, फॉर्म चेंज हो गया। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि हमने जो कथन आपको लिखा है इसमें आपका अद्वितीय हल है, ठीक है, और ये जो है आपका अनंत हल है, ठीक है, जो कि अभी हल कर रहे थे। अब अद्वितीय हल आ गया, तो अद्वितीय हल में क्या कंडीशन बनता है A1 बटे A2 का वैल्यू B1 बटे B2 के बराबर नहीं है ना, यानी कि A1 और बटे A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बटे B2, तब ऐसा कंडीशन बनाना हमको। तो यहाँ पे आइए वापस लिखते हैं, A1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो 4 अब बटे में A2 का वैल्यू क्या है बच्चों 2 है, और यहाँ बराबर नहीं है B1 बटे B2, तो B1 क्या है P है और B2 क्या है यहाँ पे 2 है, तो 2 दूनी 4 यहाँ 2 बार में कट गया, तो P
और इधर नॉट इक्वल टू बीच में है तो नॉट इक्वल टू डालेंगे, 2 दूनी क्या हो जाएगा 4, यानी पी का वैल्यू जो है 4 के बराबर। प्रश्न आपका पूछा जा चुका है पहले इसी सेट में। तो क्या कर रहा है, अद्वितीय हल हो, है ना, हल क्या है अद्वितीय है, तो उनके लिए आलेख क्या होंगे प्रतिच्छेदी। तो ऑप्शन नंबर बी में आपका सही आंसर हो जाएगा, आप देख पा रहे हैं। चलिए 83 नंबर प्रश्न देखते हैं। रैखिक समीकरण का घात होता है, तो जो रैखिक समीकरण होता है उसका घात क्या होता है, 1 होता है। तो 83 का जो है ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, सॉरी सी, है ना, 83 का ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। 84 नंबर प्रश्न में कहता है 2 चर में 2 रैखिक समीकरणों के हल अनंत हों। 2 चर में 2 रैखिक समीकरणों के हल क्या हो, अनंत हो, तो उनके आलेख होंगे। तो हल क्या है, अनंत दिया गया है, तो आलेख क्या होगा, संपाती, यहाँ देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 संपाती रखा है, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा 84 का, ठीक है। चलिए इसमें जो है आपका शायद ऑप्शन नंबर बी दिया गया है, जो कि गलत आंसर है, ध्यान से देखिएगा। चलिए 85 नंबर प्रश्न में देखते हैं। यदि रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल ना हो तो उनके आलेख होंगे। जब कोई हल नहीं हो तो आलेख क्या होते हैं, समानांतर होते हैं। तो 2 समानांतर रेखाएं, ऑप्शन नंबर ए जो है 85 का सही आंसर हो जाएगा। 86 नंबर प्रश्न कहता है यदि समीकरण x - 2y बराबर 3 तथा 3x + ky बराबर 1 का एक अद्वितीय हल है ना, इसका एक अद्वितीय हल है, तो यही कंडीशन बनेगा a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो a1 इसमें क्या है 1 है, और a2 क्या है 3 है, और b1 क्या है -2 है, और b2 क्या है k है। तो इन दोनों का वैल्यू बराबर नहीं होगा, तो यानी k बराबर -3 दूनी 6 बराबर में है कि हाँ नोट बराबर, ठीक है। तो k का वैल्यू जो है -6 के बराबर नहीं होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में भी नहीं है, और ना ही ऑप्शन नंबर आपका ए में है, और ना ही सी में, ना ही डी में है, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका जो है आंसर जो है ये 86 का गलत है, ऑप्शन जो है गलत दे रखा है, शायद इसमें प्रिंटिंग में मिस्टेक किया है, ठीक है। यहाँ पे आपका यदि -6 रहता तो आपका 86 का जो है ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें सही आंसर हो जाता, ठीक है। या आपका इसमें नॉट इक्वल टू कर देता तो आपका ये सही हो जाता। आपका सही आंसर इसमें क्या हो जाएगा 86 का, k इज नॉट इक्वल टू -6। बहुत सारे प्रश्न जो है गलत मिलते हैं, तो आपको उसको ध्यान से और सहजतापूर्वक हल करना है, ना कि इसके लिए कन्फ्यूज हो जाए कि हम इस चीज़ को गलत पढ़े हैं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। k के किस मान के लिए kx + 2y बराबर 5 और 3x + y बराबर 1 अद्वितीय होगा। तो वही कंडीशन है, तो a1/a2 यानी k/3 और b1/b2 यानी 2/1। y का गुणांक यहाँ क्या है 1 है, तो k अद्वितीय है, तो दोनों का वैल्यू बराबर नहीं होगा। तो k 3 दूनी 6, k इज नॉट इक्वल टू 6, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में है। तो 87 का ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। 88 नंबर प्रश्न कहता है k के किस मान के लिए kx + 3y बराबर 8 और 4x + y बराबर 1 का एक अद्वितीय हल होगा। तो वही कंडीशन है, आइए इसको भी करते हैं। तो k और बटे में 4 यानी a1/a2 बराबर b1/b2 मतलब 3/1। तो k यहाँ बराबर नहीं होता है ना, क्योंकि अद्वितीय हल है। तो k इज नॉट इक्वल टू 3 चौके 12। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर बी में आपका सही आंसर है, k इज नॉट इक्वल टू 12। तो 88 का ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। 79 नंबर प्रश्न देखते हैं। k के किस मान के लिए ये इसका अद्वितीय हल होगा। फिर वही क्वेश्चन है, मतलब क्या पूरा जो है एक ही टाइप का क्वेश्चन जो है आपका किताब में भर दे रखा है। तो k/2 है, और इसका वैल्यू बराबर नहीं होगा 7/1 के बराबर। a1/a2 का वैल्यू b1/b2 के बराबर नहीं है। तो k इज नॉट इक्वल टू 7 दूनी 14, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो 89 का ऑप्शन नंबर डी जो है आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। 90 नंबर प्रश्न देखते हैं। k के किस मान के लिए 2x + 3y का एक अद्वितीय लगा। वही चीज़ है, तो a1/a2 यानी कि 2/k और नहीं बराबर है b1/b2 के, है ना। तो b1 क्या है 3 है, और b2 क्या है 9 है, तो 3 × 9। तो k बराबर क्या हो जाएगा 2 × 6, जो कि नहीं बराबर है ना। तो k का वैल्यू 6 के बराबर नहीं होगा। तो k इज नॉट इक्वल टू 6। तो आपका जो है ऑप्शन नंबर बी में है आपका सही आंसर। तो 90 का ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर इसमें हो जाएगा, ठीक है। चलिए 91 नंबर प्रश्न देखते हैं। समीकरण युग्म का अद्वितीय होगा। वही प्रश्न फिर से है। तो a1/a2, a1 क्या है 1 है, और a2 क्या है 3 है, इज नॉट इक्वल टू b1/b2, b1 क्या है -2 है, और b2 क्या है k है। तो जब इसको हल करेंगे तो k इज नॉट इक्वल टू 3 दूनी -6। तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर बी में है। तो 91 का ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। 12वें नंबर प्रश्न देखते हैं। समीकरण युग्म x + 2y बराबर 3 तथा ये दिया गया असंगत होगा, ठीक है। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि असंगत हमने किस में लिखा है, असंगत ये है, ठीक है। तो असंगत में क्या कंडीशन बनता है, ये देख पा रहे हैं, ये असंगत है ना। तो a1/a2 बराबर b1/b2, है ना, बराबर नहीं हो c1/c2 का कंडीशन लिख देते हैं। a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर नहीं है c1/c2 को,
है ना, ये चीज़ देख रहे हैं। तो कितने नंबर प्रश्न हल कर रहे थे हम, 92 नंबर प्रश्न हल कर रहे थे, ठीक है। तो इसमें जो है A1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1/5, और B1 क्या हो जाएगा 2, और B2 क्या हो जाएगा कि ये दोनों बराबर है, लेकिन तीसरा बराबर नहीं है, मतलब 3/7। ये चूंकि ये क्या है, बराबर की इस साइड में है, ये बराबर की इस साइड में थे, +7 है, इधर आएगा तो ये -3 हो जाएगा। तो -3/7 मतलब ये बराबर नहीं है, ये दोनों बराबर है। तो के बराबर यहाँ क्या आ जाएगा, 5 दूनी 10, सीधा यहाँ निकल रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है 92 का इसमें सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप जो है इस सारे कंडीशन जो हम लिखे हैं इसको एकदम ध्यान से नोट कर लीजिए, नोट करके बिल्कुल याद कर जाइए, ठीक है। तो इस टाइप के एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगे, ठीक है ना। कि यहाँ आप देख पा रहे हैं कि जो हम स्टार्ट किए हैं लगभग यहाँ से जो चल रहे हैं 61 नंबर से ही चल रहे हैं, और इसी टाइप के प्रश्न आगे आपके आते जा रहे हैं। 61 नंबर से भी मतलब टोटल 40 प्रश्न लगभग दिए गए हैं इस सेट में, इस टाइप के, है ना। चलिए आगे देखते हैं। तो 92 नंबर का आंसर क्या आ गया, 10 आ गया। 93 नंबर प्रश्न में कहता है a के किस मान के लिए ax - y = 2 के अद्वितीय हल होगा। तो वही चीज़ है, तो a1 है ना, तो a1 क्या हो जाएगा a, और a2 क्या हो जाएगा 6, ठीक है। और इज नॉट इक्वल टू, क्योंकि यहाँ क्या कह रहा है, हल अद्वितीय है। हल क्या है, अद्वितीय है, तो मतलब इन दोनों का वैल्यू बराबर नहीं होगा। ये अद्वितीय हल वाला कंडीशन हम लिखे थे, है ना। यहाँ आप देख सकते हैं ये, ठीक है, ये आप देख पा रहे हैं इस तालिका को, ये द्वितीय हल वाला है, ठीक है ना। तो a1/a2 मतलब a/6, और b1/b2 मतलब -1/-2, ये कैंसिल हो जाएगा। यानी a इज नॉट इक्वल टू, द्वितीय 6 हो जाएगा, मतलब 3, a का वैल्यू 3 के बराबर नहीं होगा। 93 का ऑप्शन नंबर बी जो है सही आंसर हो जाएगा। 94 नंबर प्रश्न में कहता है a के किस मान के लिए समीकरण निकाय ax + 10y = 0 और 2x + a का एक शून्येतर हल होगा। शून्येतर हल मतलब हो गया कोई हल नहीं, है ना। तो कोई हल नहीं में क्या कंडीशन बनता है, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, बराबर नहीं है, सॉरी a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं है। तो इस कंडीशन पे आइए इसको हल करते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा 94 में a1 क्या है, a है ना, और a2 क्या है 2 है, और b1 क्या है 10 है, और b2 क्या है 5 है। तो ये दोनों बराबर है, लेकिन ये c1/c2 के बराबर नहीं है, ठीक है। तो 5 दूनी 10 हो गया, तो a बराबर 2 दूनी 4 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है 94 का सही आंसर हो जाएगा। तो शून्येतर हल ध्यान रखिएगा, शून्येतर मतलब क्या होता है कि कोई हल नहीं, ठीक है, मतलब उसका हल जो है क्या हो, शून्य हो, ठीक है ना। अगला 95 नंबर, यदि समीकरण निकाय 2x + 3y के अनंत हल हो। अनंत हल होने के लिए क्या शर्त बनता है बच्चों, आप यहाँ देख पाते हैं कि a1/a2 बराबर b1/b2 रहे, c1/c2 बराबर रहे। तो ये प्रश्न जो है बहुत सारे प्रश्न पीछे हल किए, है ना। तो आइए a1/a2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे a, और सॉरी यहाँ पे है ना 2 है, 95 में प्रश्न कर रहे थे। a1 2 और a2 क्या है 2a है ना, 2/2 बटे में 2a, और बराबर में b1/b2 मतलब b3 है, और b2 क्या है a + b, बराबर में c1/c2। c1 क्या है यहाँ पे 7 है, यहाँ पे क्या है 28, 7 चौके 28। तो अनंत हल हो तो a और b का मान हमें ज्ञात करना है। तो आइए इसको हल कर लेते हैं। तो 2 से 2 कैंसिल, तो a बराबर 4 आ गया सीधा, ठीक है। अब यहाँ से 3/a + b, a 4 आया, यहाँ 4 भर देंगे, है ना, और प्लस में b बराबर में क्या है 1/4, तो यहाँ गुना हो जाएगा। तो 4 + b बराबर 4 + b, ये तिरछा गुना होगा, इससे गुना हो गया तो यहाँ आ गया, 4 + b तो 4 तिहाई, यहाँ 4 + b रहा ना, ये 2 गुना हुआ 1 से, तो फिर 4 तिहाई 12 हो जाएगा। तो b बराबर 12 और घटाओ 4 यानी कि 8। तो a बराबर 4, b बराबर 8, a बराबर 4, b बराबर 8 ऑप्शन नंबर सी में है। तो 95 का ऑप्शन नंबर सी जो है आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 96 नंबर प्रश्न देखते हैं। कहता है k के किस मान के लिए x + 2y = 7 तथा 2x + ky = 14 जो है क्या होगा, संपाती होगा। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं संपाती आलेख दिया गया है, तो यही कंडीशन बनता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, है ना। तो आइए निकालते हैं। तो a1 क्या है, x का गुणांक 1 है, तो 1 और b1 क्या है 2, तो 1/2 और बराबर सॉरी ये a1 ये a2 है ना, a1/a2 1/2 और b1/b2, यानी b1 क्या है 2 है और b2 k है, तो 2/k और बराबर c1/c2 मतलब 7/14। तो 7 दूनी 14 कट गया, तो k बराबर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 2 दूनी 4, ऑप्शन नंबर सी में है। तो 96 का ऑप्शन नंबर सी जो है आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। इधर से भी हल करते तो 4 ही आता, k बराबर 2 दूनी 4, ठीक है। चलिए 97 नंबर प्रश्न देखते हैं। रैखिक समीकरण में इतना तथा इतना है ना, तो ये कैसा है, तो इसमें कंडीशन आप निकाल के देख लीजिए a1/a2। तो a1/a2 कितना है, x का गुणांक इसमें 1 है, तो 1 और इसमें x का गुणांक 2 है, तो 1/2 a1/a2 बराबर b1/b2 मतलब 3 और बटे में -5 और c1/c2 क्या है c1/c2 -4
और बटे में -1 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पहला a1/a2 और b1/b2 का वैल्यू ही बराबर नहीं है। तो क्या ये दोनों बराबर है? बिल्कुल नहीं बराबर है ना। तो जब ये दोनों बराबर नहीं है तो क्या हो जाएगा, ये अविरोधी हो जाएगा। देख रहे हैं आप, a1/a2 का वैल्यू b1/b2 के बराबर नहीं है तो समीकरण कैसा होता है? अविरोधी। ऑप्शन के अनुसार जो है आपका इसमें क्या हो जाएगा? अविरोधी। आंसर ए जो है, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका 97 का सही आंसर हो जाएगा। 98 नंबर प्रश्न में कहता है जो दो समीकरण दिए गए हैं, कैसे समीकरण निकाय होंगे? विरोधी आश्रित जो भी है, तो आइए निकालते हैं इसको। तो a1/a2 निकालेंगे तो 2/x का गुणांक यहाँ पे 1 है तो यहाँ 1 हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पे देखते हैं b1/b2 तो -4 और b2 क्या है? -2 और बराबर हो गया ये दोनों। और c1/c2 मतलब -3 और प्लस में 5। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये कट करेंगे तो 4 दूनी 2, यहाँ 2/1 यहाँ भी 2/1, मतलब ये दोनों बराबर है, लेकिन ये जो है बराबर नहीं है ना। तो मतलब a1/a2 b1/b2 के बराबर हो, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं हो। तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 बराबर नहीं है ना। तो यहाँ जो है क्या कर रहा है, तो कैसे समीकरण निकाय होंगे? तो यहाँ पे देख रहे हैं विरोधी लिखे हैं, असंगत लिखा गया, समानांतर, तो इसमें विरोधी है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 99 नंबर प्रश्न में कहता है x + 3y - 1 = 0 के निकाय कैसे हैं? तो इसमें भी वही निकालना है। तो a1 क्या है? 1 हो जाएगा x का गुणांक, b1 क्या है? 2 है तो 1/2 और b1/b2 यानी 3 और बटे में -5। आप यही देख रहे हैं कि ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। a1/a2 b1/b2 जो आपस में बराबर नहीं है। तो जब यही कंडीशन बन रहा है, दो ही से निकल रहा है यहाँ पे, है ना। a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं है तो हल कैसा है? अद्वितीय है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि अद्वितीय हल हो तो समीकरण क्या होता है? अविरोधी होता है। तो यहाँ अविरोधी, ऑप्शन नंबर बी जो है 99 का आपका सही आंसर हो जाएगा। 100 नंबर प्रश्न में कहता है कि दिया गया समीकरण का निकाय होगा। वही प्रश्न पूछा जा रहा है फिर से। तो x और बटे में क्या हो जाएगा? a1/a2 x/3 हो जाएगा। ठीक है ना, x नहीं 1 हो जाएगा क्योंकि x का गुणांक हमें लिखना है। 1/3 और b1/b2 मतलब -5 और बटे में -15, तो 1 कट जाएगा तो 5 × 15, ये दोनों तो बराबर आ गया। c1/c2 निकालते हैं तो 1/3, ये भी 1/3, मतलब तीनों आपस में क्या हो रहा है? बराबर हो रहा है। तो a1/a2 b1/b2 c1/c2 जब तीनों बराबर हो तो हल क्या होते हैं? अनंत होते हैं। तो अनंत नहीं, समपाती आश्रित, यानी कि ऑप्शन नंबर ए में है आश्रित। ये कैसे समीकरण होंगे? आश्रित समीकरण होंगे। आपको इसको ध्यान में रखना है। और इसी पर जो है इस सेट में लगभग 40 प्रश्न दिए गए हैं, है ना। इसी पे आधारित है टोटल, बस इतना ध्यान में रखिए, सारे 40 प्रश्न बन जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए जो है 100 का आपका सही आंसर हो जाएगा। तो ये सेट नंबर 4 आपका, सेट नंबर 4 के 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का हल समाप्त होता है। तो आशा करते हैं कि आप लोग 100 प्रश्नों को बिल्कुल ध्यान से देखे होंगे और अच्छे तरीके से समझे होंगे। कुछ प्रश्न जो गलत हैं आप उसको नज़रअंदाज करें, क्योंकि उसके अलावा भी आपको बहुत सारे प्रश्न दिए जाते हैं, है ना। और यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हुए जाएं। चलिए मिलते हैं इसके अगले वीडियो में, तब तक आप हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।